हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, मैं आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोग के बीच आया हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है बीए पार्ट 2 की जो हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री से दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि यूरोपियन हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन करवाया जाए। मैंने मिडेवल हिस्ट्री को पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया हूँ। आप मेरे चैनल पे आकर के प्लेलिस्ट खोल करके बीए पार्ट 2 का जो मिडेवल हिस्ट्री है वो मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया हूँ। आप उसको देख करके आसानी से समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने यूरोपियन हिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए आया हूं। दोस्तों, उसकी कुछ ऐसी क्वेश्चन जो मतलब कि जिसकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में मतलब कि आने की, उस पॉसिबिलिटी को देखते हुए दोस्तों मैं आप लोगों के बीच क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि फ्रांस की जो क्रांति शुरू हुई थी, फ्रांस की क्रांति शुरू होने में दार्शनिकों की क्या भूमिका रही थी। मैं आज उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की, इसीलिए मैं आज के टॉपिक में इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। इसी तरह से बहुत सारे 5 से 10 क्वेश्चन करवाऊंगा यूरोपियन हिस्ट्री से, ताकि उसमें से 3-4 क्वेश्चन में भी हम अपना एफर्ट्स लगाएंगे कि 5 का 5 क्वेश्चन भी आ जाए। जितना मैं करवाऊंगा उसमें से 5 का 5 क्वेश्चन आ जाए। लेकिन दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ लीजिएगा तो एग्जाम में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में समझी हुई बात को ही लिख जाती है, किताबी भाषा लिखना जरूरी नहीं होता है। आप जो समझे अपने भाषा को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है एग्जाम में, इसीलिए कि मेरे भाषा में जो है आप अपने भाषा में भी तैयार कर सकते हैं। ये जो मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा ये मेरे भाषा में होगा, इसको आप अपने भाषा में समझे और अपने भाषा में प्रस्तुत करें। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, टॉपिक पर आने से पहले बता दूं दोस्तों, मैं अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, आइए अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तब टॉपिक तो पता ही आपको दोस्तों, आज क्वेश्चन है, टॉपिक एक क्वेश्चन के रूप में लिया गया है कि फ्रांस की क्रांति शुरू होने में दार्शनिकों की क्या भूमिका रही थी, उसकी भूमिका की व्याख्या करना है। तो दोस्तों, हम करते हैं एक्सप्लेन। पहले हम बात करते हैं दार्शनिकों के बारे में, उसकी सब दार्शनिकों की एक तरह से मतलब कि सामूहिक रूप से बात करते हैं, फिर एक एक करके दार्शनिकों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करें अगर दार्शनिकों की काफ़ी भूमिका रही थी, क्योंकि बिना दार्शनिकों का फ्रांस में क्रांति होना संभव ही नहीं था। क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनकी विचारधाराओं को अगर किसी ने बदला तो वो दार्शनिकों ही नहीं बदला, कुछ और विद्वान भी ऐसे शामिल थे जो दार्शनिकों भी थे। इन सभी ने मिल करके अपना जो विचार विमर्श, अपने जो विचार को प्रस्तुत किए, उस तक पहुंचाए, उसके अंदर जो आग फूकी, उन सब बातों को लेकर के उसके जो अंदर एक डर बसी हुई थी, एक विषमताएं थी, उस विषमताओं को दूर किया। मतलब कि सबको उसको मतलब कि जो अपने आदमी के बीच में विषमताओं थी उसको एकता में कन्वर्ट किया। उसकी जो डर थी उसके अंदर जो एक भावना छुपी हुई थी कि अगर हम विरोध पे आए तो वहाँ के शासक मेरे साथ कुछ अन्याय कर बैठेगा। इन सब बातों को दूर करने में दार्शनिकों की काफ़ी भूमिका रही है। दोस्तों, एक टिप्पणी भी किया है वहीं के शासक कोई नेपोलियन ने किया है कि अगर दार्शनिकों में रूसो के बारे में कहा है कि अगर रूसो ना होता तो फ्रांस की राजक्रांति भी नहीं होती। दोस्तों, यह काफ़ी हद तक सही है कि अगर रूसो ना होता, मतलब ऐसा नहीं है, अगर रूसो ना होता तो मतलब कि फ्रांस की जो क्रांति हुई वो इतनी महान ना हो पाती जितनी कि महान हुई। फ्रांस की क्रांति अपने ही वो फ्रांस तक ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी प्रभावित किया, विश्व के अन्य देशों को भी प्रभावित किया। उसमें काफी योगदान रहा रूसों का, जो काफी मतलब कि उन्होंने स्वतंत्रता, संप्रभुता, बंधुत्व का नारा देकर के एक परिणाम स्वरूप जो क्रांति का जो एक रूप दिया, उसमें मतलब कि रूसों का काफी भूमिका रहा। अब दोस्तों, ये सभी जो भी दार्शनिक आए, मतलब कि जैसे कि मोंटेस्क्यू थे, वोल्टेयर थे, रूसो थे, इन सभी दार्शनिकों ने दोस्तों क्या किया कि वो सब आकर के जो समाज में कुप्रथाएं थी, वहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली थी, आर्थिक प्रणाली थी, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, इन सभी पर चर्चा किए, इन सभी का उल्लेखन किया, इन सभी का विरोध किया, इन सभी में जो बुराइयां थी, इन सभी के अंदर जो एक मतलब कि गंदगी थी, उसका मतलब व्याख्या किया, लोगों तक पहुंचाया कि हम लोग मतलब कि किस तरह से हम लोग को जीना चाहिए, हम लोग का अधिकार क्या, अधिकार से अवगत करवाया लोगों को दोस्तों दार्शनिकों ने, ताकि अपना अधिकार को पहचानो, अपने अधिकार को जानो, उसके खिलाफ लड़ो, जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ो। ये आंख फूकने वाले काम के दार्शनिकों ने, इसी कारण से दोस्तों फ्रांस में राजक्रांति संभव हुआ। तो इस तरह से हम कह भी सकते हैं, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर फ्रांस की क्रांति हुई तो उसमें दार्शनिकों का बहुत हद तक योगदान रही। बिना दार्शनिकों का ये सफल नहीं हो पाता। अब हम दोस्तों बात करेंगे एक एक करके किसने किस पर्पस से ज्यादा फोकस किया फ्रांस की राजक्रांति के ऊपर। तो हम बात करते हैं दोस्तों,
फ्रांस की राजक्रांति सबसे पहले रूसो की। पहले जानते हैं रूसो का जीवन परिचय के बारे में दोस्तों। रूसो का जन्म दोस्तों 1712 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था, एक घड़ीसाज परिवार में हुआ था दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ काफ़ी मतलब निम्न निम्न परिवार में हुआ था। ये काफ़ी मतलब कि एक तरह से काफ़ी इसकी जो शुरुआती ज़िंदगी रही काफ़ी कष्टदायक रही। वो ज़िंदगी जो अपना जीविकोपार्जन सही से नहीं कर पाते थे। अगर एक टाइम की खाना खाते तो दूसरे टाइम के लिए उसको सोचना पड़ता था रूसो को कि दूसरा टाइम का खाना में क्या मिलेगा या मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये उसकी गारंटी नहीं थी। उसके दोस्तों इतनी ज़्यादा गरीबी थी जिस कारण से अपनी शिक्षा को, अपनी जो एजुकेशन थी उसको मतलब एक नियमित रूप से नहीं कर पाई। वो शिक्षा में भी उसकी बार बार बाधा आती थी। वो उसका एक ही कारण था कि गरीबी, जिस कारण से वो नियमित रूप से न रह पाया। तो दोस्तों उन्होंने बहुत सारे जगह भटके, दर बदर की ठोकरें भी खाए अपने जीविकोपार्जन को चलाने के लिए, अपने शिक्षा को कंटिन्यू रखने के लिए। जैसे कि उन्होंने प्राइवेट सेक्रेटरी की नौकरी की, एक सेवक की नौकरी की, फिर जाके फीता बेचे, घड़ी बेचे, बहुत सारे ऐसे काम किए दोस्तों ताकि अपना जीविकोपार्जन को वो चला पाए। रूसो इतने कष्ट भरी जिंदगी को चला पाए। उन्होंने बहुत सारे अपने मित्र भी बनाए। मित्र बनाने के बाद भी अंततः दोस्तों उसको एक लेखक के रूप में सफलता हासिल हुई। उन्होंने लेखक बनने के बाद बहुत सारे मतलब कि ग्रंथों की भी रचना किए और धीरे धीरे एक क्रांति में दोस्तों वहाँ की जो सत्ता थी, वहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली थी, उनको देखते हुए धीरे 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 क्रांति की ओर अपना पैर फैलाया और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने लगा। वहाँ के लोगों को के अंदर जो छुपी हुई डर थी वो उसको सामने लाने की कोशिश किया। वहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली थी वहाँ उसको बाहर निकालने का कोशिश किया दोस्तों रूसो ने। वहाँ उन्होंने एक पुस्तक लिखी, अपनी पुस्तक में दोस्तों स्वतंत्रता, संप्रभुता और समानता की बात की है। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों वो इनके जो अपने पुस्तक में विस्तार से समझाया गया है इन 3 वर्ड के बारे में, जिनके परिणाम स्वरूप दोस्तों एक क्रांति की ओर सभी लोग अग्रसर होते हैं। और दोस्तों वहाँ इस टाइम जिस टाइम क्रांति शुरू हुई थी उस टाइम रूसो को वहाँ के लोगों ने क्रांति का जनक, क्रांति का गुरु मानने लगे थे दोस्तों। वो लोग के इतने प्रिय हो गए थे इस 3 वर्ड को लेकर के। रूसो और भी कई काम ऐसे थे जो किए थे, उनको लेकर के इतने प्रिय हो गए थे कि उनकी जब मृत्यु 1778 ईस्वी में होती है, रूसो की मृत्यु 1778 ईस्वी में होती है, तो मृत्यु होने के बाद जो उसको दफनाया जाता है वो फिर से 1792 ईस्वी में उसके कब्र से उसको निकाल करके फिर से शहीदों के कब्र में सम्मान के साथ दफनाया जाता है। इस प्रकार से देखें तो रूसो का काफी भूमिका रहा दोस्तों मतलब कि फ्रांस की क्रांति में। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पे बात करें, अगर हम बात करते हैं मोंटेस्क्यू की, तो मोंटेस्क्यू की दोस्तों जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था और उसकी जो मृत्यु होती है वो 1755 ईस्वी में होती है मोंटेस्क्यू की दोस्तों जीवनी की बात करें तो इसका भी जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। यह पेशा से एक वकील था, लेकिन यह वकीलगिरी काफी दिन तक नहीं किया। इसको जैसे ही फ्रांस की मतलब की सत्ता में या उसकी व्यवस्था में काफी भ्रष्टाचार देखने को मिला तो इसमें यह कूद पड़ा और इसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। दोस्तों इन्होंने क्रांतिकारी न होकर के राजसत्ता का पोषक का किरदार निभाया। दोस्तों इन्होंने वहाँ के प्रशासन के बारे में काफ़ी कुछ मतलब कि कहे हैं। वहाँ की प्रशासन व्यवस्था का काफ़ी निंदा किए हैं कि वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वहाँ की जो राजा थे उनके बारे में, राजा के बारे में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत निंदा किया है। क्योंकि दोस्तों वहाँ की जो राजा थी वहाँ बोलता था कि मैं ही राज हूँ, मेरा वाक्य ही मेरा शासन है, मैं ईश्वर का रूप हूँ। ये दोस्तों इनका पूरा का पूरा निंदा करता था मोंटेस्क्यू का कहना था कि राजा इतिहास की उपज होती है, वो कोई देवी अधिकार या कोई भगवान का रूप नहीं होता है कि उसका जो बोल दिया वही मेरे लिए कानून बन जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। इसका मोंटेस्क्यू का कहना था दोस्तों। वो बोला था कि इतिहास की उपज होती है राजा, न कि कोई देवी का या कोई ईश्वर का रूप होता है। और वहाँ की शासन व्यवस्था को लेकर के, प्रशासन व्यवस्था को लेकर के काफी उन्होंने निंदा किया है। क्योंकि वहाँ के इनके अनुसार मोंटेस्क्यू के अनुसार सरकार के 3 अंग होना चाहिए था। 3 अंग में ये था कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के ये तीन अंग होना चाहिए था। उस टाइम तीनों अंगों का बागडोर एक ही आदमी के हाथों में संभालने के लिए दिया गया था। जबकि इनका कहना, मोंटेस्क्यू का कहना था कि ये तीनों अलग अलग आदमी के हाथों में होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई कानून बनाएगा, कानून प्रणाली जो बनाएगा, कानून व्यवस्था जो बनाएगा, उसको एक अलग आदमी को हाथ में दे दिया जाए। अगर कोई कानून पर अमल करने वाला कि कौन कानून सही है, कौन गलत है, या कौन किस कैटेगरी में रखा जाए, उस पर अमल करने के लिए एक अलग आदमी को सौंपा जाए, एक अलग कमेटी का व्यवस्था किया जाए। और एक न्याय, जो कानून बना फिर कानून का अमल किया गया और लोगों पे जो लागू हुआ उसका जो न्याय मिलेगा, उन न्याय के लिए भी न्याय विभाग के लिए एक अलग कमेटी, एक अलग आदमी के हाथ में इसका बागडोर दिया जाए। इन सब बातों को लेकर के मतलब कि मोंटेस्क्यू इन सब बात को लेकर के काफी अपना भावनाओं को रखा और अपनी भावनाओं को, अपनी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाया। अब बात करते हैं दोस्तों हम
किसके बारे में? वोल्टेयर के बारे में। तो हम दोस्तों वोल्टेयर की अगर बात करें तो ये काफ़ी दिन तक ये जीवित नहीं रह पाते हैं। ये 1694 ईस्वी में इसकी जन्म होती है और 1718 ईस्वी में इसकी मृत्यु आती है। केवल 24 वर्ष की उम्र ही जी पाते हैं वोल्टेयर। वोल्टेयर दोस्तों मतलब कि एक मध्यम वर्ग के परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका जीवन संघर्ष भी इनका काफ़ी संघर्षफुल जीवन रहा है। दोस्तों इनको तीक्ष्ण वाणी के जाना जाता है। जब भी ये कोई बात बोलता था तो एकदम मिर्ची की तरह किसी को लगता है, जैसे कि नहीं बोलता है किसी को कि किसी का बात सुन के मिर्ची लग गया, वही था वोल्टेयर। अगर ये अपना कोई भी स्पीच या कहीं पे कोई प्रोग्राम होता था वहां पे अपनी बातों को रखता था तो सरकार को एक मिर्ची की तरह लगती थी। वहां की जो शासक थे वहां को मिर्ची की तरह लगता था। उनको लगता था कि ये मतलब कि एकजुटता दिखाने में हमरे प्रति मतलब खिलाफ के बारे में बहुत कुछ ज्यादा। वहां पे दोस्तों ये वोल्टेयर काफी जोर दिया वहाँ के चर्च और पादरी के ऊपर। वहाँ के जो जैसे कि वर्ग थे, कुछ वर्ग में बटे हुए थे, जैसे मध्यम वर्ग, कुलीन वर्ग और जैसे कि पादरी थे। इन सभी में दोस्तों कुछ ऐसे वर्ग थे जिसको कि विशेष अधिकार दे दिया गया था और कुछ ऐसे वर्ग थे जिसको कि विशेष अधिकार से वंचित रखा गया था। उसको मतलब कि विशेष अधिकार से वंचित रखा था कि उसको कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इन सबके एकदम पूरा का पूरा खिलाफ था वोल्टेयर। और चर्च के पादरी को तो वो देखना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ की जो समाज में कुप्रथाएं थी, उस कुप्रथाएं को दूर करने के लिए वोल्टेयर अपनी भाषण तीक्ष्ण भाषण निकालती थी, तीक्ष्ण भरी बातें कहती थी। वो बोलता था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए मैं अपनी जान तक अर्पित करने के लिए, समर्पित करने के लिए मैं तैयार हूँ। उन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए, एक साथ लाने के लिए, उस क्रांति को मतलब कि आगे क्रांति तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी बात ऐसे कही जिनसे कि लोगों में एकजुटता की भावना है, लोग इकट्ठा हो। और फ्रांस की जो ये भ्रष्टाचार व्यवस्था है, इसकी सरकार की जो फ्रांस के जो शासक थे वो जो एकदम निरंकुशता की व्यवस्था पे थे, जो मन में आता था वही करते थे। उस निरंकुशता को दूर करने के लिए, राजनीतिक प्रणाली को सुधार करने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए सभी को एक जगह आकर के उस क्रांति का एक रूप देना आवश्यक था। इस कारण से वोल्टेयर ने भी बहुत सारी अपनी बातों को रखी। अब इन सभी बातों को दोस्तों पहुंचाना, जो हम उस वर्ग के लोग थे उसको तक पहुंचाना भी बहुत आवश्यक था। तो उस टाइम था एक दिदरो था, जो एक क्रांतिकारी दिदरो जो था वो क्रांतिकारी का पोषक था। दिदरो दोस्तों एक विश्वकोश की विशाल विश्वकोश की रचना की थी, जिनका प्रकाशन करके आम लोगों तक, जो विद्वान थे या दार्शनिकों की जो बात थी उनको पहुंचाना था। अपना प्रकाशन में आम लोगों को प्रभावित करते थे, उस ज्ञान से अवगत करवाते थे, उस बात से अवगत करवाते थे जो दार्शनिकों या विद्वानों ने कहा, ताकि लोग में एकजुटता आए, ताकि लोग क्रांति के लिए आगे बढ़े। तो दिदरो भी दोस्तों अपने प्रकाशन के माध्यम से वो काफी हद तक लोगों को प्रभावित करने में सफल रहा था। इसके प्रकाशन इतने ज्यादा मतलब फैल रही थी, इतनी तेजी से फैलने लगी थी कि वहाँ की सरकार जो थी, वहाँ के जो शासक थे, इन पे मतलब किस तरह से रोक भी लगा दिया गया था, लेकिन इसको रोक नहीं पाया। वहाँ की जनता में इतनी रुचि बढ़ गई थी इसके प्रकाशन को लेकर के, जो वहाँ पे मतलब और ज्यादा इसके ग्राहक बढ़ने लगे थे और ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ने लगी थी। और इन सब से बातों से लेकर के एक दिन क्रांति के पहल तक पहुंचा, क्रांति के मंजिल तक पहुंचा और क्रांति एक का विस्फोटक रूप लिया, जो कि उससे फ्रांस तो प्रभावित हुआ ही, प्लस विश्व के अन्य देश भी प्रभावित हुआ। दोस्तों ये थी एक्सप्लेनेशन फ्रांस की क्रांति शुरू होने में दार्शनिकों की भूमिका की। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं कि अगर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आपके मन में यूरोपियन हिस्ट्री को लेकर के जिसका एक्सप्लेनेशन हमसे चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।